The shopkeeper insurance is one of the most prominent products of all the general insurance companies. कारण क्या है? Shops are highest in number among the commercial entities across India. आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, even in your own colony, if you are traveling in one lane, you will find hundreds of shops. शॉप सब जगह मिलेंगी आपको. क्वेश्चन ये है कि अगर आप 10 दुकानदारों से पूछेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस है क्या, तो मुश्किल से आपको 4 भी ये कंफर्म नहीं करेंगे कि हमारे पास शॉपकीपर इंश्योरेंस है. उसका रीजन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि शॉपकीपर्स की अर्निंग नहीं होती हो, ऐसा भी नहीं है कि उनको प्रीमियम देने में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा भी नहीं है कि उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ना हो. फिर क्या रीजन है? क्योंकि शॉपकीपर एक अकेली ऐसी एंटिटी है जिसका सारा इन्वेस्टमेंट उसकी शॉप में होता है, जिसका सारा टाइम उसकी शॉप में जाता है, जिसकी सारी फैमिली का ब्रेड एंड बटर उससे शॉप से चलता है. तो जो उसकी फर्म है, जो उसका एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसकी शॉप है या जो उसका शोरूम है, उसकी सेफ्टी तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. और उस फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए वो इंश्योरेंस भी चाहता है. क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है क्योंकि उसे इंश्योरेंस की एबीसीडी नहीं आती, आप लोग उसके पास अप्रोच नहीं करते हो. बस ये जो खाई है, ये जो गैप है, इसकी वजह से उनका इंश्योरेंस नहीं हो पाता. और इसकी कमी कब महसूस होती है? जब मार्केट में कोई दंगे में दुकान तहस नहस हो गई, या किसी दुकान में आग लग गई, या कोई दुकान बाढ़ में बर्बाद हो गई, या ऐसे ही किसी पैरल से दुकान में नुकसान हो गया, तो दुकानदार को लगता है कि इसका इंश्योरेंस होना चाहिए था. क्योंकि दुकान को रिस्टोर कर पाना, रिस्टार्ट कर पाना और फिर से उसी लेवल पर लाना, दिस इज ए हिमालयन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क. दिस इज एक अकेले शॉपकीपर के लिए बस की बात नहीं. तो इस शॉपकीपर के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस. क्वेश्चन सिर्फ यही है कि आपको अप्रोच करना होता है. शॉपकीपर्स आर नॉट द पीपल हु विल मूव अराउंड द इंश्योरेंस ऑफिसर्स टू वेस्ट देयर टाइम. उनको इंश्योरेंस की एबीसीडी आती नहीं है. उनको पता है इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, 2-3 घंटे चक्कर लगाएंगे, इतने में तो हम अपने शॉप पर बैठ के 200-400-500 रुपये कमा लेंगे. यही मेंटेलिटी हमारे आम दुकानदार की इंश्योरेंस से उसको दूर किए. तो समझिए ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है क्या, क्यों इसकी जरूरत है हर दुकानदार को, इससे क्या उसको बेनिफिट है. बेसिकली देखिए, शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी एक पैकेज पॉलिसी है. देख पा रहे हैं आप? यस सर. ओके, ये एक पैकेज पॉलिसी है. और इस पैकेज पॉलिसी के मायने हैं कि इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, यानी बहुत सारी पॉलिसियों को मिलाकर के ये एक अम्ब्रेला कवर बनाया गया है, जिसमें कि कस्टमर को फिजिबिलिटी दी गई है कि वो अपने हिसाब से जो सेक्शन उसकी जरूरत है या जिनको वो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले. किसी भी पैकेज पॉलिसी के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसमें वो सारे सेक्शन हो जो यूनिट से रिलेटेड हो. अब जैसे मान लिया शॉपकीपर ही है, तो शॉपकीपर की दुकान में आग भी लग सकती है, चोरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी डैमेज हो सकते हैं, प्लेट ग्लास का नुकसान भी हो सकता है, मनी का इंश्योरेंस, मनी का लॉस भी हो सकता है, उसका खुद का पर्सनल एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसके एम्प्लॉयज को भी चोट लग सकती है, किसी थर्ड पार्टी को भी चोट लग सकती है. इन सारी चीज़ों का अगर कवर अवेलेबल होगा तो उस इंश्योरेंस के लिए सोचना होगा ना.
और ये सारी चीज़ों का कवर अगर एक ही पॉलिसी में मिल जाएगा तो उससे बढ़िया उसके लिए क्या बात होगी। तो कस्टमर क्या चाहता है, शॉपकीपर क्या चाहता है कि सारी रिस्क एक ही पॉलिसी में कवर हो जाए, उसके लिए अलग अलग प्रपोजल फॉर्म ना भरना पड़े, अलग अलग पॉलिसी ना लेनी पड़े, उसको अलग अलग एक्सपायरी डेट्स ना याद रखनी पड़े, क्योंकि इतनी सारी पॉलिसी लेगा तो उसका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अब एक ही पैकेज पॉलिसी अगर दी जाए जो कि उसके हिसाब से डिजाइन की गई हो, तो उस एक ही सिंगल पॉलिसी में उसकी रिक्वायरमेंट के सारे सेक्शन अवेलेबल हो जाएंगे और उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट के सेक्शन है उन सभी को सेलेक्ट कर ले, जितना वो अफोर्ड कर सकता है उनको सेलेक्ट कर ले। उसका बेनिफिट उसको क्या होगा कि उसको सारे के सारे सेक्शन लेना कंपलसरी नहीं है, एक वाइडर कवरेज मिल रहा है, एक सिंगल प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ रहा है, कोई रिन्यूअल उसका मिस नहीं हो रहा है, उसको चॉइस बन लगी है और चॉइस भी ये दी जा रही है कि केवल एक फायर सेक्शन मैंडेटरी है। अगर आप इसके अलावा केवल एक सेक्शन और ले लेते हैं तो 2 सेक्शन सेलेक्ट करने पर ही आपको ये पॉलिसी अवेलेबल हो जाएगी। हर कंपनी यही करती है, फायर सेक्शन मैंडेटरी होता है, मिनिमम 2 या 3 सेक्शंस की रिक्वायरमेंट रखी जाती है, कहते हैं तो आपको लेने ही लेने, बाकी आपकी चॉइस पर है, आप जो की रिक्वायरमेंट वो लीजिए। अब आप इस पॉलिसी को अगर किसी कस्टमर को सेल करने जाते हैं, किसी शॉपकीपर को सेल करने जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि साहब हमारी पॉलिसी शॉपकीपर की है, उसमें 14 सेक्शन है, यानी 14 पॉलिसियों को मिलाकर के एक पॉलिसी बनाई गई है, तो उसका पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि ये 14 सेक्शन क्या है, यानी कौन कौन सी पॉलिसीज को मिलाकर के आपने एक अम्ब्रेला पॉलिसी बनाई है, उनमें से हमसे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन है और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन कौन से सेक्शन लेने चाहिए। तो ऑब्वियसली उस वक्त आपको 14 सेक्शन याद रखना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपके पास आपके हाथ में एक सिंगल प्रपोजल फॉर्म होगा और सिंगल प्रपोजल फॉर्म में 14 के 14 सेक्शंस की डिटेल है, नाम है, आपको सिर्फ उसको रीड आउट कर देना कि हमारी इस शॉपकीपर पॉलिसी में फायर पॉलिसी है, बर्गलरी इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस है, प्लेट ग्लास और सैनिटरी फिटिंग इंश्योरेंस है, ऑल रिस्क इंश्योरेंस है, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस का कवरेज भी है, बैगेज इंश्योरेंस का कवरेज भी है, पब्लिक लायबिलिटी का कवरेज भी है, मनी इंश्योरेंस की रिस्क कवर है, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट की रिस्क कवर है, फर्टिलिटी गारंटी की रिस्क कवर है और न्योन साइन, ग्लो साइन और होर्डिंग्स की भी रिस्क कवर है। अब कस्टमर को ये समझ आने लगा कि हाँ इतनी बड़ी पॉलिसी है, इतने सारे सेक्शन कवर होते हैं, इसका मायने ये है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर वो सिर्फ 2 सेक्शन भी ले लेगा तो ये पॉलिसी तो उसको मिल जाएगी। पहला सेक्शन कंपलसरी लेना है, पहला सेक्शन वो कंपलसरी ले लेता है। उसके बाद उसको ये क्लिक करता है कि ये पहला सेक्शन कंपलसरी क्यों है, इसमें ऐसी क्या बात है फायर सेक्शन कि अगर इसको नहीं लेगा तो उसको पॉलिसी नहीं मिलेगी। वहां आपको ये समझाना होता है कि ये जो फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना, ये केवल एक पॉलिसी है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे 14 रिस्क कवर हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो ज्यादातर रिस्क ऐसी हैं जिनमें से दुकान को अगर नुकसान होगा तो उन्हीं में से किसी एक से होगा, ज्यादातर ऐसी। क्योंकि फायर इंश्योरेंस का मतलब कोई भी कस्टमर या कोई भी कॉमन सेंस का आदमी सिर्फ ये समझता है कि आग लगने की रिस्क कवर, लेकिन ऐसा तो नहीं।
क्योंकि फायर इंश्योरेंस में तो 14 पेरिल कवर्ड, वहां आपके लिए जरूरी हो जाता है कि एक बार आप 14 के 14 पेरिल के नाम बता दें, जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन सी और कैसे तरीके की रिस्क कवर। जैसे आपने उसको ये कह दिया कि इस अकेली फायर पॉलिसी में जो सेक्शन हम कह रहे हैं कि ये कंपलसरी आपके लिए, आग से रिस्क कवर है, बिजली गिरने से कवर है, एक्सप्लोजन इम्प्लोजन से कवर है, हड़ताल दंगे या कोई दुर्भावना से लॉस करता है उसकी रिस्क कवर है, आंधी तूफान बाढ़ चक्रवात की रिस्क कवर है, रेल रोड एनिमल या व्हीकल से कोई एयरक्राफ्ट डैमेज से कोई लॉस हो जाता है वो भी कवर है, जमीन के धंसने से, कोई चट्टान के खिसकने से या कोई लैंडस्लाइड होने से कोई नुकसान होता है वो भी कवर है, आपके शॉप पे ऊपर या शॉप के साइड में कहीं भी वाटर टैंक या ओवरफ्लोइंग है पाइपलाइन, उससे नुकसान होता है वो भी कवर है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर से कोई नुकसान होता है वो भी कवर है, मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन का भी रिस्क कवर है, जो कि ना आप कर रहे हैं ना आपको पता है कौन कर रहा है, लेकिन उससे अगर आपके यहाँ नुकसान हो रहा है वो भी रिस्क कवर है। फिर बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर की रिस्क कवर, अर्थक्वेक यानी भूकंप की, टेररिज्म यानी आतंकवाद की, और थेफ्ट यानी चोरी की इसकी कवर है। अब ये 14 पेरिल जब कस्टमर सुनता है तो उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ आग के लिए नहीं है, इसमें तो वो डिवाइन पेरिल्स भी कवर हैं, वो नेचुरल कैलेमिटीज भी कवर हैं, वो एक्ट ऑफ गॉड भी कवर हैं, जो कि किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। अब तूफान का आना, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, आंधी का आना, चक्रवात का आना, ये सब तो किसी के हाथ में है नहीं। जमीन का खिसक जाना, जमीन का धंस जाना, चट्टान का लुढ़क जाना, ये भी किसी के हाथ में नहीं। इसका मतलब यह है कि इसमें से आधे से ज्यादा पेरिल तो वो हैं जिनका कि आग से कोई लेना देना ही नहीं। तब कस्टमर को समझ में आता है कि इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है और ये पॉलिसी क्यों जरूरी है, और इसमें ये फायर पॉलिसी क्यों का सेक्शन क्यों कंपलसरी है। ये बड़ा लॉजिकल है कि अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां सेक्शन 1 यानी फायर इंश्योरेंस को कंपलसरी करती हैं तो ये बड़ा लॉजिकल है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये एक अकेला सेक्शन, ऐसा सेक्शन है जिसमें दुकानदार का, चाहे उसका शॉप हो या उसका शोरूम हो, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, उस सबका इंश्योरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसमें है? दुकान यानी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें जो कुछ भी लगाओ, एसी, कूलर, पंखे, जितने भी चीज़ें लगी, फर्नीचर फिक्चर्स, जो भी उसकी सजावट में लगा हुआ हो, और इवन स्टॉक्स, तो स्टॉक की भी रिस्क कवर हो। तो इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस इस बात से पता लगती है कि जो भी उसके प्रीशियस इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो उसके सबसे कॉस्टली इन्वेस्टमेंट हैं, उन सबका प्रोटेक्शन तो इसी सेक्शन में है। अच्छा, फिर इसके पेरिल्स की इंपॉर्टेंस समझिए। ये फायर है, और फायर अगर लगती है बाई चांस, तो कब किसका कितना डैमेज करती है, कंट्रोल हो पाती है नहीं हो पाती है, कौन जानता है। सब कुछ जला के राख कर सकती है। फायर कोई कंट्रोल कर पाता है? भी देखिए, बिजली गिरना है, अब बिजली गिरना तो नेचुरल पेरिल है, मतलब ऊपर वाले की मर्जी से होगा। और जब बिजली गिरेगी, कहाँ गिरेगी, किस पे गिरेगी, कितना नुकसान होगा, कौन जाने है? ये एक्सप्लोजन इम्प्लोजन है, कहीं आसपास पे धमाके हो गए, कोई चीज़ फट गई अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, और उससे दुकान भी उड़ गई, वो रिस्क भी कवर है। फिर
एयरक्राफ्ट डैमेज, कोई दुकान के ऊपर से गुजरता हुआ हवाई जहाज जा रहा है, उसमें से कोई हवाई जहाज का पार्ट गिर गया, हवाई जहाज गिर गया, या अंदर से कोई सामान गिर गया और उससे सीधा दुकान में लॉस हो गया। हड़ताल, दंगे या दुर्भावना से दुकान में लॉस हो गया। नेचुरल कैलेमिटीज, किसी भी कंट्री में किसी भी पार्ट में कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है। इंडिया में भी आपने देखा है, आंधी तूफान भी आते हैं, लैंडस्लाइड भी होती हैं, बाढ़ भी आती है। अब ये जो नाम होते हैं ना, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन, ये सारे साइंटिफिक नाम होते हैं। ये सब नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन साइंटिस्ट इन नामों को उसकी सीवियरिटी और प्लेस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन ये सब इस पॉलिसी में कवर है। चक्रवात है, बवंडर है, ये भी कवर है। फ्लड के बारे में आमतौर पर आदमी क्या सोचता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी बरस गया तो बाढ़ आ जाएगी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं, बाढ़ आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कोई बांध टूट गया, कोई नदी ओवरफ्लो हो गई, कहीं पाइपलाइन फट गई, इन कारणों से भी बाढ़ आ सकती है। और बाढ़ तो ऐसे ऐसे कारणों से आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या किसी ने कल्पना की होगी कि कभी राजस्थान में जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें बाढ़ आ गई, लेकिन आ गई, 15 दिन तक पानी भरा रहा। ये चीजें किसी की कंट्रोल में नहीं होती। जलमग्न होना, ये भी एक रिस्क है। पानी भरा रहा 15 दिन, दुकान को, मकान को, जो कुछ भी उसमें आएगा उसको डैमेज करेगा। इम्पैक्ट डैमेज। बहुत खूबसूरत चौराहे पे मान लिया दुकानदार की शॉप है, बड़ा साथ सा शोरूम है, किसी कार के ब्रेक फेल हो गया, शोरूम में सीधे अंदर घुसती चली गई, सब कुछ डैमेज कर दिया। किसके कंट्रोल में? कोई एनिमल घुस गया, सब सामान तहस नहस कर डाला। इम्पैक्ट डैमेज कवर। सबसिडेंस लैंडस्लाइड इंक्लूडिंग रॉक स्लाइड। आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। जोशीमठ का नाम सुना है आपने ऐसे किसी ने? जोशीमठ सुना है? जी सर। क्या था जोशीमठ में? क्या हुआ? कोई आइडिया? अभी रिसेंटली न्यूज में था सर। वो सर जमीन धस रहा था उधर, सब सर लैंडस्लाइड और हाँ धसने लगे थे सर। ऐसी लैंडस्लाइड हुई कि मकान फट गए, सड़कें फट गई, दरार आ गई। तो ये क्या है, किसी की कंट्रोल में है? कोई रोक सकता है इन चीजों को? जमीन का धस जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, रॉक स्लाइड हो जाना, हर पॉलिसी इसको कवर करती है। प्लस कई ऐसे एडिबल आइटम्स की शॉप है, जैसे हलवाई की दुकान है या बेकरी की दुकान है, तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है। उनके ऊपर, शॉप के ऊपर टैंक होते हैं, पानी की 24 घंटे जरूरत पड़ती है। या होटल है या फूड है, और बाई चांस ये वाटर टैंक फट जाए, पाइपलाइन फट जाए, बस्ट हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, तो नुकसान कहाँ होगा? सारा शॉप में ही होगा। ये भी रिस्क कवर है। मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन, ये बड़ी टिपिकल चीज है। कोई भी दुकानदार या शोरूम का ओनर कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि कहीं 1000, 2000, 3000 किलोमीटर पे कोई मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है और कोई मिसाइल उसके ऑपरेशन में फेल हो और वो बाई चांस आके उसके मार्केट में आके पड़े, उसकी दुकान भी तहस नहस हो जाए और आसपास की सारी दुकानें भी बर्बाद हो जाए। कोई सोचेगा? लेकिन हो सकता है।
क्योंकि ऐसे ऑपरेशन होते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो फिर अनकंट्रोल्ड चीज़ तो कहीं भी जाकर कितना भी नुकसान हो सकती है। ऐसे लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन, यानी कि आप अपनी दुकान को आग से बचाने के लिए उसमें स्प्रिंकलर लगवा रहे हैं कि बाई चांस कभी आग लग जाए तो उसका बटन ऑन करें, इसमें से फव्वारे निकलेंगे, आग बुझ जाएगी। आपने लगवा ली, साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, आपने कोई मेंटेनेंस नहीं। नतीजा ये हुआ उसमें से पानी लीक होने लगा, क्योंकि उसमें तो पाइपलाइन में पानी, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है, आग बुझाने के लिए लगवाया था, पानी के लीकेज नहीं सारा सामान डैमेज कर दिया। बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर, दुकानें शहर के मेन मार्केट में होती है, लेकिन मार्केट तो बढ़ता ही जाता है, फैलता ही जाता है, नए नए एरियो में भी बाजार खुलते जाते हैं, और नए नए एरियो में खुलेंगे तो सिटी के बाहर भी खुलेंगे, जहाँ पर कि जंगल का खतरा होगा, झाड़ियों का भी खतरा होगा, फॉरेस्ट का भी खतरा होगा। आग से नुकसान हो गया तो वो भी कवर्ड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अर्थक्वेक, टेररिज्म, थेफ्ट, ये 14 पैरल से कवर हो गई रिस्क। वही 14 पैरल जो कि SBSU पॉलिसी में है, वही 14 पैरल जो कि लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी में है, यहाँ भी वही लागू हो। कारण किसी भी दुकानदार का सम इंश्योर्ड 50 करोड़ से ज़्यादा तो होगा नहीं, और बाई चांस ऐसा कोई बहुत बड़ा शोरूम है 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें फायर एंड स्पेशल पैरल के पैरल हो जाएंगे, जो कि 12 ही होगी, और 99.9% तो 50 करोड़ के अंदर ही आ जाएंगे। इसलिए फायर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब फायर पॉलिसी तो एक पॉलिसी हुई, दुकानदार को तो ये समझाना है कि हमारी पॉलिसी में 14 सेक्शन है। मान लिया फायर तो उसको लेना ही लेना है, तो फायर तो उसने ले लिया, अब उसको बताया बर्गलरी, क्योंकि बर्गलरी का दुकान में मतलब दुकान मालिक सिर्फ इतना सा सोचता है कि चोरी हो गया। बर्गलरी का मतलब चोरी बिल्कुल नहीं, चोरी तो बल्कि इसमें एक्सक्लूजन है, एक्सेप्टियम देकर के कवर कराया जाता है। बर्गलरी का मतलब फोर्सिबल एंट्री, दरवाजा तोड़ के, ताला तोड़ के, खिड़की तोड़ के, हथियार के दम पे सामान ले जाना, उसको बर्गलरी बोलते हैं। ये तो एक क्राइम है। बर्गलरी का तो क्लेम लेने के लिए FIR भी चाहिए। हो सकता है वो जो बर्गलर हैं जिन्होंने की बर्गलरी की है पकड़े भी जाएं, लेकिन फिर भी दुकानदार का कुछ भी रिकवरी ना हो। लेकिन अगर उसने बर्गलरी सेक्शन इंश्योरेंस की पॉलिसी में ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लॉस की भरपाई करती है, ये गारंटी। जो भी लॉस हुआ है उसके खिलाफ FIR होगी, नहीं मालूम है अननेम्ड होगी, पुलिस को तफ्तीश करेगी, पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो भी ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्क कवर है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। थेफ्ट को भी एक्सेप्टियम देकर के कवर कराया जा सकता है। फिर आता है पर्सनल एक्सीडेंट। अब पर्सनल एक एक्सीडेंट एक ऐसी रिस्क है इस पॉलिसी में जिसको लिए बगैर काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार नॉर्मली 1 या 2 होते हैं एक दुकान में। हमारे एक ही है बाई चांस और उसका एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई या कोई सीरियस बात हो गई तो उसकी तो शॉप ही खतरे में आ गई। और वो तो ऐसे अकेले एंटिटी है जिसको कोई पैसा देने वाला भी नहीं है। कोई एम्प्लॉय हो, वर्कर हो तो उसकी हेल्प तो दुकानदार करे, लेकिन दुकानदार की हेल्प कौन करे?
तो उसको ये कवरेज तो अपने लिए लेना ही लेना चाहिए। इसलिए भी लेना चाहिए कि इस कवरेज में एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 5,000 पर एम्पुटेशन कवर्ड है। तो इनसे तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा ना इंश्योर को। फिर जब अपनी रिस्क कवरेज हो गई तो उसे अपने एम्प्लॉयज के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कैसी भी दुकान हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी, हर दुकानदार एक आध वर्कर तो रखता ही, और तो नहीं तो साफ सफाई के लिए, बैंक के काम के लिए, माल लाने के लिए, माल ले जाने के लिए, तगादे के लिए, पैकिंग के लिए, तो वर्कर्स की जरूरत रहती है। जितना बड़ा शोरूम होगा उतने ज़्यादा वर्कर होंगे। एक एक दुकान में आपको 100 वर्कर भी मिल जाएंगे। और नॉर्मली जैसे रेमंड है, लिबर्टी है, इनके शोरूम में आप चले जाइए, 15-20 तो एक लाइन से खड़े रहते हैं सेल्स में। अब बाई चांस इनमें से किसी को कुछ भी वर्किंग आवर्स के दौरान एक्सीडेंट से डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी तो दुकानदार की होगी। उसके परिजन तो उसे क्लेम करने आ जाएंगे, और ये जो कंपनसेशन होगा ये दुकानदार अपनी मर्जी से नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो एज पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के जो फॉर्मूला है उससे जितना बनता है उतना ही देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी देती है तो भी उतना ही देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर देता है तो भी उतना ही देना पड़ेगा, कोर्ट देती है ऑर्डर तो भी उतना ही अमाउंट रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला फिक्स्ड है। और ये लाखों की लायबिलिटी कोई भी एम्प्लॉयर अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, जिसमें दुकानदार तो बहुत छोटा सा एम्प्लॉयर है, हो सकता है उसके पास 2 ही वर्कर हो सकता है 20 वर्कर हो सकता है 200 वर्कर हो, डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयज की लायबिलिटी, क्योंकि वो लीगल लायबिलिटी है, इसलिए इसको कवर करा ही लेना चाहिए। फिर आता है प्लेट ग्लास और सैनिटरी फिटिंग्स। ये सेक्शन इसलिए एडवाइजेबल है कि आजकल आप देखेंगे, आप मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादातर शॉप्स या शोरूम आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें कि सड़क पर चलते हुए अंदर का सारा कुछ दिखाई देता है, क्योंकि ग्लासेस फिटेड होते हैं। ऑटोमोबाइल शॉप हैं, ज्वेलरी शॉप हैं, कॉस्मेटिक शॉप हैं, गारमेंट शॉप्स हैं, इवन होटल्स हैं। रोड पर चलते हुए आपको सब कुछ दिखाई देता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो वॉल शॉप ग्लासेस की होती हैं, सस्ती तो ये भी नहीं होती, शो आइटम भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, सेफ्टी भी है। तो फिटेड ग्लास की रिस्क केवल प्लेट ग्लास और सैनिटरी फिटिंग पॉलिसी में ही कवर होती है। शॉप्स में, शोरूम्स में सैनिटरी फिटिंग भी होंगी, जितने वर्कर होंगे उनकी टॉयलेट फैसिलिटी तो वही होंगी, वो भी कॉस्टली होती है। इन सब की रिस्क है कि पॉलिसी में कवर हो जाएगी। फिर आता है ऑल रिस्क इंश्योरेंस। ऑल रिस्क इंश्योरेंस में केवल मोबाइल आइटम्स कवर होते हैं। मोबाइल में लैपटॉप, सेलफोन, कैमरा, यानी जो आइटम फिक्स नहीं है उनकी रिस्क इसमें कवर हो जाती है। और ऑल रिस्क का फंडा ये होता है कि सारी रिस्क कवर है केवल एक्सक्लूजन्स को छोड़ करके। इसलिए इनके केस में एक्सक्लूजन्स की लिस्ट को पहले देखना होता है कि क्या क्या चीज़ कवर है। इसी से मिलता जुलता दूसरा सेक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंस। इस ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंस में वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो कि किसी भी शोरूम में इंस्टॉल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसी है, कूलर है, फ्रिज है, फैंस हैं,
और अगर बहुत बड़ा शोरूम है तो डीजी सेट भी हो सकता है। तो इन सब की रिस्क एक ही पॉलिसी में कवर हो जाती है, एक ही सेक्शन में कवर हो जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी से मिलता जुलता एक और सेक्शन भी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस। और आप में से कोई इंजीनियर है तो वो इस बात को अच्छी तरह जानता होगा कि इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रिकल्स में क्या आता है, ये सब आइटम, एसी, कूलर, फ्रिज, डीजी सेट, पंखा। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, ये आइटम, एलईडी टीवी, डेस्कटॉप, फोटोकॉपियर, म्यूजिक सिस्टम्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप डेस्कटॉप का इंश्योरेंस कर रहे हैं, शॉप में हो सकता है, होते ही आजकल। जैसे मान लिया रिलायंस का शोरूम है या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर का है, तो उनके आप देखोगे 5-5, 6-6 काउंटर पर लगे होते हैं, सब पैसा वही कलेक्ट करते हैं, रिसीप्ट वही इश्यू करते हैं। तो उनका इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन जब इस एक ही आइटम का इंश्योरेंस होता है तो कितनी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टेबलाइजर, यूपीएस सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये सब ईआई पॉलिसी का पार्ट है। तो इसमें ये थोड़ा अलग आइटम हो जाता है। फिर आता है बैगेज इंश्योरेंस। बैगेज इंश्योरेंस की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जबकि शॉपकीपर को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना होता है, आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करना होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ बैगेज या लगेज लेके चलता है, और इस बैगेज में उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं। इस बैगेज की सेफ्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि सारे ट्रैवल के पीरियड में कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं कटपट ना जाए। और हर बार क्योंकि बैगेज लेके जाना है तो उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए। हाँ, अगर उसको ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है तो ना ले इस सेक्शन में। देन कम्स पब्लिक लायबिलिटी। पब्लिक लायबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है कि जो कि लीगल लायबिलिटी से बंधा हुआ है। मान लिया मेरा कोई 3 मंजिल का साड़ी का शोरूम है, कोई लेडी ने 2-4 साड़ियाँ पसंद की और ऊपर से तीसरे फ्लोर से जब आने लगी तो उसका पैर स्लिप हो गया और नीचे आके पड़ी तब तक उसके दोनों पैर स्लिप हो गए। तो वो कंपनसेशन किस पे क्लेम करेगी, मुझ पे। और ये कंपनसेशन एज पर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट डिसाइड होगा, जो कि लाखों रुपए का हो सकता है। और ऐसी वारदातें होती रहती है। मतलब इसमें तो नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कवर होती है, किसी का भी फॉल्ट हो, लेकिन क्योंकि उसके पब्लिक के लगी है, पब्लिक मेंबर के लगी है, तो कंपनसेशन देना ही देना है। इसलिए पब्लिक लायबिलिटी सेक्शन भी जरूरी हो जाता है। मनी इंश्योरेंस। कोई भी दुकानदार कोई भी दुकान या शोरूम को क्यों चलाएगा, क्या पर्पज है? इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। तो ये मनी आएगा तो उसको कहाँ रखेगा? सेफ में, काउंटर में, बैंक में डिपॉजिट करेगा। इन सभी जगहों पे क्या कोई रिस्क नहीं होगी? हर व्यक्ति की नजर पहले पैसे पे पड़ती है। सबसे ज्यादा खतरा पैसे पे होता है। तो मनी की सेफ्टी तो सबसे जरूरी है। मान लिया कैशियर को बैंक भेजा जमा कराने के लिए, कोई बैग ही छीन के ले गई, बैग की पॉकेट काट दी, सब निकाल ली,
हथियार के दम पे ले लिया, सेफ का ताला तोड़ के ले गए, कुछ हो सकता है। एफआईआर भी दर्ज होगी अगर ऐसी कोई वारदात हुई है तो क्लेम के लिए। पुलिस तफ्तीश भी करेगी, हो सकता है पकड़ भी लिया जाए, हो सकता है रिकवरी भी हो जाए, ना भी हो। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। इसलिए मनी इंश्योरेंस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिडेलिटी गारंटी। अब मान लिया किसी शोरूम में 4 कैशियर बैठा रखे हैं, चारों कंप्यूटर से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, और पूरे दिन उनका काम सिर्फ कैश कलेक्ट करना है। क्या लगता है आपको कि वो दुकानदार 24 घंटे उन्हीं पर नजर रखेगा? वो पैसे का मैनिपुलेशन करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, गलत एंट्री डालते हैं, तो नुकसान किसका होगा? दुकानदार। और मान लिया हर आदमी अपना कैशियर ईमानदार आदमी रखता है, लेकिन वो ईमानदार आदमी भी 365 दिन ईमानदार ना रह करके एक दिन बेईमानी कर ले तो किसको पता है? और अगर उसने एक दिन भी बेईमानी कर ली तो उसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? दुकानदार। तो वो दुकानदार अपने एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए फिडेलिटी गारंटी सेक्शन लेता है। इसमें उसके एम्प्लॉयज की गवर्न की रिस्क कवर होती है। न्यून साइन, ग्लो साइन ऑन होर्डिंग्स, ये ऐसे आइटम है जो कि स्टॉक में नहीं रखे जा सकते, लॉक एंड की में नहीं रखे जा सकते। इनको दुकानदार हमेशा अपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर डिस्प्ले करेगा, जिससे उसकी पब्लिसिटी भी हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आइटम है। इसी से उसकी दुकान का भी पता चलता है, उसके ब्रांड का भी पता चलता है, उसकी पब्लिसिटी भी होती है, इसमें कॉस्ट भी लगती है। जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, तो उसका इंश्योरेंस भी जरूरी हो जाता है। और ये इंश्योरेंस लेने के लिए ये सेक्शन ले लेना पड़ेगा, न्यून साइन, ग्लो साइन ऑन होर्डिंग्स। हालांकि ऑप्शनल है, कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर है तो लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ के एक्सीडेंट से, चोरी से, आग लगने से, बिजली गिरने से, हड़ताल दंगों में, आंधी तूफान से नुकसान तो हो ही सकता है। तो उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी अगर इंश्योरेंस में सेक्शन में ले रखा है, क्योंकि प्रीमियम तो लगेगा कुछ हज़ार में, 1,000 में, रिस्क कवर हो जाएगी पूरी। फिर आता है फायर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये सेक्शन थोड़ा हटके है, और ये सेक्शन आपको दुकानदार को समझाना पड़ता है, क्योंकि वो दुकानदार को समझ में नहीं आता फायर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। आपको उसको ऐसे समझाना है कि आप यूँ मान लें कि मान लिया आपकी दुकान में आग लगी और आपकी दुकान 4 महीने बंद रही, क्योंकि सब कुछ जल गया, फर्नीचर का स्टॉक सब जल गया। 5वें महीने में आपने दुकान डी स्टार्ट की, और इसी दुकान से आप 2,000 रुपये पर डे कमा रहे, यानी 60,000 रुपये महीने कमा रहे। 4 महीने अगर आपकी दुकान बंद रही तो आपको तो 2,40,000 का लॉस हो गया। आग से जो नुकसान हुआ है उसको तो पहला सेक्शन फायर पॉलिसी ले रखा है आपने, उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है कि आपका स्टॉक जल गया है, फर्नीचर फिक्सर जल गया है, मशीनरी जल गई, उसके रिस्क तो पहले सेक्शन में कवर हो। लेकिन ये 4 महीने बंद रहने से जो आपका नुकसान हुआ, इसको कौन भरपाई करेगा? ये तो फायर पॉलिसी नहीं दी। इस रिस्क को कवर कराने के लिए आपको फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट सेक्शन लेना पड़ेगा।
और फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ इनकम का लॉस कवर होगा, बाकी कुछ भी कवर नहीं होगा। इसको लेने के लिए जरूरी है कि पहले फायर पॉलिसी हो, यानी फायर सेक्शन तो हमने ले ही रखा है। दूसरी शर्त है कि फायर पॉलिसी में क्लेम मिले तब इसमें मिलेगा, यानी आग लगने से नुकसान हुआ तो फायर पॉलिसी में क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। बाढ़ से नुकसान हुआ तो भी मिलेगा, उसमें से किसी भी 14 पैरल्स में से एक से नुकसान हुआ तो भी मिलेगा। तो पहले फायर पॉलिसी का क्लेम मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों पॉलिसियां साथ साथ चलती हैं। अब ये फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट हालांकि शुरू से चली आ रही है पॉलिसी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। अब थोड़ा इसको समझने लगे। दुकानदारों के लिए लिमिटेड भी है कि जितना फायर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है उसका 25% ही देंगे। इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने का ही देंगे। प्रीमियम भी फिक्स है इसका, किस रेट का प्रीमियम देना है। लेकिन ये शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी का एक सेक्शन है जो कि इजीली अवेलेबल है। अब आपने देखा कि शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी में 14 सेक्शन है। कस्टमर को ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो पहला सेक्शन कंपलसरी ले ले, उसके बाद कोई भी एक सेक्शन मिलेगा तो भी पॉलिसी मिल जाएगी। 14 में से जितने उससे रिलेटेड है उतने ले ले, 14 के 14 ले ले। पॉलिसी हर दुकानदार के लिए अवेलेबल है, किसी भी आइटम की दुकान हो, क्योंकि बनाई उनके लिए गई। और जिस सेक्शन में लॉस होगा उसके पॉलिसी के क्लॉज के हिसाब से क्लेम सेटल होगा। एक ही पॉलिसी में इतने सेक्शन मिल जाएंगे, केवल एक ही प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी हर लिहाज से ये पॉलिसी शॉपकीपर्स के लिए सूटेबल है। अब आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? मैं क्वेश्चन पेपर भेजूं आपके लिए? सर मुझे कुछ पूछना है सर। बोलिए बोलिए।